एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी, वहां एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। इस घर में रहते थे ठाकुर परिवार, ठाकुर रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी शांति देवी, उनका बेटा वीरेंद्र और वीरेंद्र की नई नवेली दुल्हन कमला। कमला एक साधारण लड़की थी जो शहर से इस गांव में शादी के बाद आई थी। उसका स्वभाव सरल और सौम्य था, लेकिन उसकी सास शांति देवी का स्वभाव बिल्कुल उलट था। शांति देवी कठोर, रूढ़िवादी और घर में हर बात पर अपनी मर्जी चलाने वाली थी। कमला ने शुरुआत में अपनी सास को खुश करने की बहुत कोशिश की। वो सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, सास की हर बात मानती और कभी जवाब नहीं देती थी। लेकिन शांति देवी को कमला में हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती। ये शहर की लड़कियां, इनको गांव के रीति रिवाज क्या पता। शांति देवी अक्सर ताने मारती। वीरेंद्र अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और कमला को समझाता कि वो धैर्य रखे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमला का मन धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। ठाकुर परिवार की हवेली में मेहमानों का तांता लगा था। शांति देवी ने कमला को सारी जिम्मेदारी सौंपी थी, खाना बनवाने से लेकर मेहमानों की सेवा तक। कमला ने पूरी मेहनत की, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई। मेहमानों के लिए बनाए गए खाने में नमक ज्यादा हो गया। ये बात शांति देवी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सबके सामने कमला को अपमानित किया। तुझे कुछ नहीं आता, तू इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। शांति की आवाज हवेली में गूंज रही थी। कमला चुपचाप आंसू पोंछती रही। उसी रात शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो अपने कमरे में बेचैन होकर कराह रही थी। कमला ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन गांव में रात के समय कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। सुबह तक शांति देवी की सांसें थम चुकी थीं। गांव में ये बात फैल गई कि कमला ने जानबूझकर अपनी सास को जहर दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि कमला ने खाने में कुछ मिलाया था, जिससे शांति की मौत हो गई। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन गांव वालों ने इसे सच मान लिया। वीरेंद्र भी अपनी मां की मौत से टूट चुका था। उसने कमला पर विश्वास करना छोड़ दिया। तूने मेरी मां को मारा। वो चीखते हुए कमला पर टूट पड़ा। कमला की कोई नहीं सुन रहा था। गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया और वीरेंद्र ने उसे तलाक दे दिया। कमला, जो अब बेसहारा थी, गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर चली गई। वहां अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश में उसने अपनी जान दे दी। कमला की मौत के बाद ठाकुर हवेली में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को हवेली में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी बर्तन रसोई में गिरने की आवाज आती। गांव वालों को यकीन हो गया कि कमला की आत्मा भटक रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में औरत को हवेली के आसपास घूमते देखा, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा था। वीरेंद्र को शुरू में ये सब अफवाहें लगीं, लेकिन धीरे धीरे वो भी डरने लगा। एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो सामने कमला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। तुमने मुझे बेगुनाह सजा दी। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। वीरेंद्र डर के मारे चीख पड़ा और बेहोश हो गया। कमला की आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी। उसने उन सभी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। सबसे पहले उसने गांव की उस औरत को चुना जिसने सबसे पहले कमला पर जहर देने का इल्जाम लगाया था, राधा चाची। राधा चाची एक चालाक औरत थी जो हमेशा ठाकुर परिवार की संपत्ति पर नजर रखती थी। उसने कमला के खिलाफ अफवाह फैलाई थी ताकि वो ठाकुर परिवार की बहू बनने वाली अपनी बेटी को मौका दे सके। एक रात जब राधा चाची अपने घर में अकेली थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहां कमला की आत्मा खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और आंखों में बदले की चमक थी। राधा चाची ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया और कमला की हंसी की डरावनी आवाज गूंजने लगी। अगली सुबह राधा चाची अपने घर में मृत पाई गई।
उनके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि कमला की आत्मा अब उन सभी को सजा देगी जिन्होंने उसे गलत समझा। अगला नंबर था ठाकुर परिवार के नौकर रामू का, जिसने कमला को अपमानित करने में शांति देवी का साथ दिया था। रामू को एक रात कमला की आत्मा ने घेर लिया। उसने माफी मांगी, चीखा चिल्लाया, लेकिन कमला की आत्मा ने उसे नहीं छोड़ा। अगले दिन रामू का शव में पड़ा मिला और उसकी आंखें डर से खुली रह गई थीं। वीरेंद्र अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया, जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। पंडित जी ने हवेली में पूजा की और कहा, ये आत्मा बहुत गुस्से में है। इसे शांत करने के लिए तुम्हें कमला की बेगुनाही को स्वीकार करना होगा और उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। वीरेंद्र ने पंडित जी की बात मानी। उसने हवेली के आंगन में कमला की तस्वीर रखी और उससे माफी मांगी। कमला, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरी माँ की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कमला की आत्मा इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। उस रात जब वीरेंद्र सो रहा था, कमला की आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने मुझे जिंदा रहते बर्बाद किया, अब तुम्हें मेरी पीड़ा समझनी होगी। अगले कुछ दिन वीरेंद्र के लिए नर्क बन गए। वो हर रात कमला की आत्मा को अपने आसपास महसूस करता। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो बीमार रहने लगा। गांव वाले अब हवेली के पास भी नहीं आते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, जो कमला की पुरानी सहेली थी। उसका नाम था गंगाबाई। गंगाबाई ने बताया कि उसने शांति देवी की मौत की रात कुछ ऐसा देखा था जो किसी को नहीं पता था। उसने बताया कि शांति देवी की मौत जहर से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। राधा चाची ने यह अफवाह फैलाई थी कि कमला ने जहर दिया ताकि वो ठाकुर परिवार की संपत्ति हड़प सके। ये सुनकर वीरेंद्र को बहुत पछतावा हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी सच्चाई बताई। उसने कमला की आत्मा से माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान पंडित जी ने कमला की आत्मा को बुलाया और उससे कहा, कमला, अब तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। कमला की आत्मा आखिरी बार हवेली में प्रकट हुई। उसका चेहरा अब शांत था। उसने कहा, मैं अब चली जाऊंगी, लेकिन मेरी पीड़ा को कभी मत भूलना। इसके बाद हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं रुक गईं। गांव में फिर से शांति छा गई। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले मेहनती किसान श्यामलाल की, जो अपनी कठिन मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता है। श्यामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो जाती थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी राधा हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और उसके दोस्त माधव हर मुश्किल में उसका साथ देते। दोनों मिलकर उसके खेत में काम करते और उसे समझाते कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन श्यामलाल अपने खेतों में हल जोत रहा था। प्यास लगने के कारण वह पास के कुएं में पानी लेने गया तो पास के जंगल में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पहले तो श्यामलाल ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। तालाब के किनारे पहुंचकर श्यामलाल को कुछ अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह जब पानी लेने के लिए झुका तो तालाब के पानी से एक बुलबुला उठा और उसमें एक रहस्यमय चेहरा उभर आया और बोला, हे श्यामलाल, मैं इस तालाब का रक्षक हूँ। जो भी मेहनती और सच्चा इंसान यहाँ आता है, उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मेहनत और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया। श्यामलाल यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने रक्षक से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? रक्षक ने कहा, तुम इस तालाब से पानी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, इस पानी का उपयोग केवल परोपकार और ईमानदारी के लिए करना। यदि तुमने लालच किया तो यह तालाब तुम्हें बर्बाद कर देगा। श्यामलाल ने तालाब से थोड़ा पानी लिया और अपने खेत में डाल दिया।
आश्चर्यजनक रूप से उसकी सूखी जमीन रातों रात हरी भरी हो गई। यह बात जब माधव को पता चली तो श्यामलाल ने उसे सलाह दी कि इस रहस्य का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्यामलाल की फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान हो गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और परोपकार की गाथा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसकी सफलता देखकर कुछ लालची लोग उस पर जलने लगे। गांव के दो जमींदार बलराम और दीपक लाल श्यामलाल की बढ़ती प्रसिद्धि पर चिढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि श्यामलाल के हरे भरे खेतों के पीछे कोई तो रहस्य जरूर होगा। उन्होंने श्यामलाल का पीछा किया और तालाब का रहस्य जान लिया। एक रात बलराम और दीपक लाल ने तालाब का सारा पानी चुराने की योजना बनाई और वे तालाब के पास पहुंचे। तभी वहां श्यामलाल और उसका दोस्त माधव आ गए। श्यामलाल ने देखा कि बलराम और दीपक लाल के लालच के कारण तालाब का रक्षक उन्हें पानी में डुबो रहा है। श्यामलाल ने रक्षक से माफी मांगी और कहा, यहां कोई फिर लालची वापस नहीं आएगा। श्यामलाल के कहने पर रक्षक ने उन दोनों को छोड़ दिया और कहा, श्यामलाल, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना, इस पानी का दुरुपयोग हुआ तो मैं वापस आऊंगा। ऐसा बोलकर रक्षक वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने गांव के अन्य किसानों को भी तालाब का पानी इस्तेमाल करने की अनुमति दी, लेकिन यह नियम बनाया कि इसका उपयोग केवल मेहनत और परोपकार के लिए होगा। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में सावित्री देवी चौहान अपने पुराने पुश्तैनी मकान में बहू अनामिका के साथ रहती थीं। 2 साल पहले उनका इकलौता बेटा विक्रम अचानक लापता हो गया था। केस पुलिस में गया, खोजबीन हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। सावित्री देवी के लिए ये सिर्फ बेटे का खो जाना नहीं था, ये उनकी दुनिया उजड़ने जैसा था। उन्होंने इस हादसे का सारा दोष अपनी बहू अनामिका पर मढ़ दी। जब से ये घर में आई है, अशुभ घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अनामिका चुप रहती थी। वो ना बहस करती ना सवाल उठाती। सुबह उठकर काम करती, सास के पैर दबाती, पूजा करती और फिर रात में एक कोने में अकेले सो जाती। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। एक दिन घर में रखी विक्रम की पुरानी घड़ी, जो वर्षों से बंद पड़ी थी, अचानक चालू हो गई। रात को किचन से बर्तनों की आवाजें आती, जबकि वहां कोई नहीं होता। और एक रात पड़ोसी ने दावा किया कि उन्होंने छत पर एक औरत को चलते हुए देखा, जो बिल्कुल अनामिका जैसी लग रही थी, जबकि उसी वक्त अनामिका घर के अंदर बैठी थी। सावित्री देवी इन घटनाओं को देखकर और भी गुस्से में आ गई। वो पूजा पाठ करवाने लगी, लेकिन अनामिका के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे सब पता हो। एक दिन बड़ा खुलासा, घर में सावित्री की भतीजी नीलम भी कुछ महीनों से रह रही थी। एक दिन वो सफाई करते वक्त एक पुराने संदूक से सावित्री देवी की निजी डायरी निकाल लाती है। डायरी में एक चौंका देने वाला वाक्य लिखा होता है, विक्रम को सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसे उस औरत से अलग करना जरूरी था। वो अब इसी घर के नीचे बंद रहेगा जब तक मेरी मर्जी नहीं होती। नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या विक्रम मरा नहीं है? क्या वो यहीं कहीं छिपा हुआ है? वो दौड़ती हुई अनामिका के पास जाती है और सब कुछ बताती है। अनामिका मुस्कुरा देती है। मुझे सब पहले से पता है। क्या मतलब? नीलम पूछती है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वो बाहर ना निकले। नीलम हैरान थी। क्यों? वो तो तुम्हारा पति है। अनामिका धीरे से कहती है। नहीं, वो अब विक्रम नहीं है। सच्चाई सामने आती है। अनामिका बताती है कि जिस रात विक्रम लापता हुआ था, उस रात किसी तांत्रिक ने घर में एक खास पूजा करवाई थी। विक्रम ने उस पूजा को बीच में रोक दिया था, क्योंकि उसे शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पूजा अधूरी छूट गई। उसी रात विक्रम के शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया और धीरे धीरे उसका स्वभाव, आंखों की चमक, बोलने का तरीका सब बदलने लगा। अनामिका को पहले पहल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसे शक हुआ। एक दिन उसने विक्रम को अकेले में बात करते सुना। वो खुद से नहीं, बल्कि किसी और आवाज से बात कर रहा था, जैसे दो आत्माएं एक शरीर में हों। सावित्री देवी को जब पता चला तो उन्होंने उस विक्रम को बेहोश करके पुराने तहखाने में बंद कर दिया। अब कहानी में असली मोड़ आता है।
नीलम एक रात घर की छत पर जाती है और देखती है वहां अनामिका जैसी कोई परछाई खड़ी है। लेकिन ये वही वक्त था जब अनामिका निचले कमरे में पूजा कर रही थी। नीलम डर जाती है और अनामिका से इस बारे में बात करती है। अनामिका उसे एक सच बताती है जो किसी ने नहीं सोचा। जिस दिन विक्रम के शरीर में आत्मा घुसी थी उसी दिन मैं मर गई थी। नीलम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो फिर तुम कौन हो? वो पूछती है। अनामिका का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में गहराई आ जाती है और वो धीमे स्वर में कहती है, मैं उस तांत्रिक की पत्नी हूँ जिसकी आत्मा ने विक्रम के शरीर पर कब्जा किया था। उस आत्मा ने विक्रम को अपना माध्यम बनाया और उसकी पत्नी की आत्मा ने अनामिका के शरीर को। लेकिन तांत्रिक का उद्देश्य सिर्फ विक्रम का शरीर नहीं था, वो पूरे परिवार पर राज करना चाहता था। पर तांत्रिक की पत्नी, जिसे कभी उसका गुलाम बनना पड़ा था, आजाद होना चाहती थी। इसलिए उसने विक्रम अब तांत्रिक को बंद करवा दिया और खुद अनामिका बनकर परिवार की रक्षा करती रही। लेकिन क्या वाकई ये अंत है? आज भी सावित्री देवी को नहीं पता कि जो बहू उनके सामने बैठी रहती है वो असली अनामिका नहीं है। नीलम ने ये सच जान लिया है, लेकिन वो डरती है कि ये रहस्य सबके सामने लाने से कहीं अनामिका या जो भी वो है नाराज ना हो जाए। रात को नीलम जब कमरे की लाइट बंद करती है और एक धीमी आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है। उसकी चीख भी गले में ही अटक गई। नीलम भागकर बिस्तर पर जा बैठी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने मुड़कर फिर देखा, अब वहां कुछ नहीं था। पर वो जानती थी कि जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। अनामिका रसोई में नाश्ता बना रही थी और सावित्री देवी पूजा कर रही थी। नीलम चुपचाप बैठी रही, चाय के कप को पकड़े हुए, पर निगाहें अनामिका पर टिकी थीं। अनामिका ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ नीलम? रात को नींद नहीं आई? बस कुछ अजीब सपना देखा। कभी कभी सपने भी हकीकत से ज्यादा सच लगते हैं। नीलम को यह बात सामान्य नहीं लगी। उसे यकीन हो गया था कि अनामिका सब जानती है, शायद उससे भी ज्यादा। उस दिन दोपहर में सावित्री देवी बाहर गई थीं। नीलम ने मौका देखा और चुपके से तहखाने की चाबियां ढूंढ ली। उसके मन में सवाल थे, क्या विक्रम अभी भी जिंदा है? अगर हां, तो किस हालत में? और क्या तांत्रिक की आत्मा अब भी उसमें बसी है? वो तहखाने में उतरी। सीढ़ियां पुरानी थीं, दीवारें सीलन से भीगी हुई। एक भारी लकड़ी का दरवाजा सामने आया जिस पर लोहे की सलाखें लगी थीं। चाबी घुमाई, दरवाजा चरमराया और सामने अंधेरा। नीलम ने टॉर्च जलाई। सामने एक कोना था जहां जमीन पर कोई बैठा हुआ था। उलझे बाल, मिट्टी से सना चेहरा और आंखें। वो आंखें अब भी चमक रही थीं। विक्रम, नीलम ने धीरे से पुकारा। उसने सिर उठाया और एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी। तुम विक्रम नहीं हो। तो फिर क्या मैं वो हूं जो तुम्हारे बगल में हर रात सोता है? उसने कहा और एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज निकली। नीलम को समझ आ गया ये इंसान नहीं है। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तभी विक्रम या जो भी वो था जोर से बोला, वो जो ऊपर घूम रही है वो भी असली नहीं है। वो बस अपना काम पूरा कर रही है। फिर तुम सबका अंत होगा। उस रात नीलम को फिर सपना आता है, लेकिन ये सपना नहीं, किसी आत्मा की पुकार थी। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा बुझा हुआ, आंखें आंसुओं से भरी। उसने नीलम को देखा और कहा, मैं अनामिका हूं, असली अनामिका। मेरी आत्मा को मुक्ति दो। मैं भटक रही हूं क्योंकि मेरा शरीर अब मेरा नहीं। वो औरत जो खुद को मेरी कहती है वो मुझे मिटाना चाहती है, लेकिन तुम उसे रोक सकती हो। नीलम की नींद टूट जाती है और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। अब खेल शुरू होता है। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं और बढ़ जाती हैं। सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके गले पर रात को बैठ जाता है। रसोई में दूध खुद ब खुद फट जाता है। हर सुबह तुलसी का पौधा सूख जाता है
और घर में लगातार कोई भजन बजता रहता है, लेकिन कोई स्पीकर चालू नहीं होता। नीलम को यकीन हो गया, ये आत्माएं अब चैन से नहीं बैठेंगी। नीलम का फैसला। नीलम अब डर के साए में नहीं रहना चाहती थी। उसने एक पुराने तांत्रिक विद्वान की किताब ढूंढी जो विक्रम की लाइब्रेरी में पड़ी थी। उसमें लिखा था, यदि किसी आत्मा ने शरीर पर अधिकार कर लिया हो तो उसका निष्कासन तभी संभव है जब उसी दिन, उसी स्थान पर, उसी ऊर्जा से उसे रोका जाए, यानी उस पूजा को पूरा किया जाए जो अधूरी छूट गई थी। नीलम ने फैसला किया, वो अधूरी पूजा फिर से पूरी करवाएगी। लेकिन अब एक दिक्कत थी। अनामिका, तांत्रिक की पत्नी, ऐसा नहीं होने देगी। अंतिम रात। नीलम ने सावित्री देवी को सब सच बता दिया। पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाईं, लेकिन जब नीलम ने डायरी, विक्रम की हालत और अनामिका की असलियत बताई तो सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बहू को पहचाना नहीं। रात को पूरे घर में पूजा की तैयारी हुई। नींबू, हवन सामग्री, मंत्र, सब उसी तरह जैसा विक्रम ने 2 साल पहले रोका था। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, घर का वातावरण भारी हो गया। हवा तेज चलने लगी, आईने चटकने लगे और तभी अनामिका कमरे में आई। उसकी आंखें जल रही थीं। तुम सबको मरना होगा। लेकिन अब नीलम और सावित्री देवी पीछे नहीं हटी। हवन तेज हुआ, मंत्र और ऊंचे स्वर में बोले गए। विक्रम का शरीर जो तहखाने में पड़ा था कांपने लगा। वो चीखने लगा, नहीं, मुझे मत निकालो, मैं लौटूंगा। एक भयानक गर्जना के साथ विक्रम का शरीर बेहोश हो गया। अनामिका जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखें पलट गईं और फिर शांति। सुबह सब शांत था। अनामिका अब होश में थी, लेकिन कुछ भी याद नहीं था। सावित्री देवी ने पूजा रखवाई। नीलम ने घर की सारी पुरानी चीजें हटवा दी, खासकर वो सारे आईने। लेकिन क्या ये अंत है? 1 हफ्ते बाद नीलम ने फिर वही सपना देखा। सफेद साड़ी में अनामिका। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, अब मैं मुक्त हूं। नीलम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही वो उठी, खिड़की के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी और एक धीमी आवाज आई, तांत्रिक कभी मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं। गांव राजगढ़ की हवेली में एक नई बहू आती है, आर्या, जिसने शहर में पला बड़ा है। आर्या को गांव में रहना शुरू में अजीब लगता है, लेकिन सास विमला देवी की शालीनता उसे प्रभावित करती है। पर कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रात को हवेली की दीवारों से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। रसोई में रखे बर्तन सुबह उल्टे पलटे मिलते हैं और हर शुक्रवार विमला देवी पुराने तहखाने में जाती हैं और बाहर आते ही बहू से दूर दूर रहने लगती हैं। तहखाना जो कभी खुलता नहीं। आर्या को मना किया गया था कि तहखाने में कभी न जाए। एक दिन जब सभी लोग गांव के मेले में गए होते हैं, आर्या तहखाने में उतर जाती है। नीचे अंधेरा और धूल है, लेकिन एक कोना ऐसा है जहां नई नई तस्वीरें और एक पूजा का स्थान है जिसमें किसी और औरत की तस्वीर रखी है, अनामिका। तस्वीर के पीछे लिखा है, जो मेरी जगह लेगी वो मेरी तरह भोगेगी। अनामिका कौन थी? आर्या तहकीकात शुरू करती है। भंवरी से पता चलता है कि करण की बचपन की मंगेतर अनामिका इसी हवेली में रह चुकी थी, लेकिन उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। लोग कहते हैं कि विमला देवी ने उसे स्वीकार नहीं किया था और एक रात वो कुएं में कूद गई। आर्या को विमला देवी की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है,
अनामिका मेरी बहू नहीं बन सकती थी। वो मेरे राज को जान गई थी। अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाता। मैंने उसे रोका, पर उसने जाने क्या देख लिया तहखाने में। उस रात मैं वहां थी। असली चौंकाने वाली बात, आर्या को पता चलता है कि अनामिका की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे हवेली में ही जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। आर्या दीवार तोड़वाने की योजना बनाती है, लेकिन तभी एक रात विमला देवी खुद उसे तहखाने में बुलाती हैं। और क्लाइमैक्स, दो औरतें आमने सामने। विमला देवी कहती हैं, अनामिका मेरा खून थी, मेरी बेटी। मैं उसके लिए रिश्ता तय कर चुकी थी, लेकिन उसे अपने ही सौतेले भाई करण से प्यार हो गया। ये रिश्ता पाप था, मैं इसे कभी नहीं होने देती। उसने ये रिश्ता जबरदस्ती किया और जब मैंने विरोध किया उसने खुद को खत्म कर लिया, पर जाते जाते मेरी जिंदगी को शाप दे गई। आर्या तहखाने की दीवार तोड़वाती है, पर जो कंकाल मिलता है वो अनामिका का नहीं, विमला देवी के पहले पति का होता है। असल में अनामिका की मौत तो सिर्फ एक परछाई थी। असली हत्यारा विमला देवी थी, जिसने अपने पति को मारा और अपनी बेटी को मरने दिया ताकि परिवार का सच छुपा रहे। आर्या विमला देवी पुलिस को सौंपती जाती है। आर्या हवेली छोड़ने से पहले तहखाने में एक आखिरी बार जाती है। वहां वही तस्वीर गिरती है, अनामिका की तस्वीर, और उसके पीछे एक आखिरी लाइन, अब वो जान गई तू अगली परछाई है। कपूर खानदान का पुराना हवेली दिल्ली के एक शांत इलाके में खड़ा था। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उसकी भव्यता और रहस्य आज भी जस के तस थे। इस हवेली में रहती थीं शांति देवी, कपूर परिवार की मुखिया, एक ऐसी सास जिनका रुतबा और तेज नजर हर किसी को डराती थी। उनके साथ रहती थी उनकी बहू अनन्या, जो 3 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई थी। अनन्या एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन शांति देवी की पारंपरिक सोच और कड़क नियमों के आगे उसे हमेशा झुकना पड़ता था। सुबह का समय था। हवेली का बड़ा सा आंगन धूप से चमक रहा था। अनन्या रसोई में चाय बना रही थी, जबकि शांति देवी बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अनन्या ने चाय का प्याला सासू माँ के सामने रखा और बोली, माँ जी, आज आपकी पसंदीदा मसाला चाय बनाई है। शांति देवी ने चाय की ओर देखा और बिना मुस्कुराए बोली, हम ठीक है, लेकिन अनन्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह के पूजा में फूलों की माला ताजा होनी चाहिए। आज फिर पुराने फूल चढ़ाए गए। माँ जी, मैंने माली को बोल दिया था, लेकिन शायद उसने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी देखती हूँ। देखना नहीं, करना चाहिए अनन्या। इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगी तो लोग क्या कहेंगे। अनन्या चुपचाप रसोई में वापस चली गई। उसका मन उदास था। वह हर दिन पूरी कोशिश करती थी, लेकिन शांति देवी को खुश करना नामुमकिन लगता था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की सांसों की आवाज। हेलो, कौन है? अनन्या ने पूछा, लेकिन जवाब में फोन कट गया। शाम को अनन्या अपने पति राहुल के साथ डिनर टेबल पर बैठी थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर काम में व्यस्त रहता था। अनन्या ने उस अनजान कॉल की बात बताई। राहुल, आज सुबह मुझे एक अजीब कॉल आया। कोई बोला नहीं, बस सांसों की आवाज थी। अरे, शायद गलत नंबर होगा, ज्यादा मत सोचो। लेकिन राहुल, ऐसा पहले भी हुआ है। पिछले हफ्ते भी 2 बार ऐसा ही कॉल आया था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शांति देवी, जो पास ही बैठी थी, ने बात सुन ली। अनन्या, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देती हो। ये सब तुम्हारा वहम है। इस घर में कोई रहस्य नहीं है। अनन्या चुप रही, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उस रात जब वह अपने कमरे में थी, उसे फिर वही नंबर से कॉल आया। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद एक मैसेज आया, सच से दूर मत रहो अनन्या, हवेली के तहखाने में जवाब है। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तहखाना? इस हवेली में तहखाना था, लेकिन उसने कभी उसे खुला नहीं देखा। शांति देवी ने हमेशा कहा था कि तहखाना पुराना और खतरनाक है,
इसलिए उसे बंद रखा जाता है। अगले दिन सुबह अनन्या ने राहुल से तहखाने की बात की। मुझे लगता है हमें तहखाने को देखना चाहिए। क्या पता उस कॉल में कुछ सच हो। अनन्या, तुम पागल हो रही हो। माँ जी ने साफ कहा है कि तहखाना पुराना है और वहाँ कुछ नहीं है। तुम क्यों बेवजह डर रही हो? लेकिन राहुल, अगर कुछ है तो हमें कम से कम चेक तो करना चाहिए। तभी शांति देवी वहां आ गई। उनकी आंखों में गुस्सा था। अनन्या, तुम इस घर की बहू हो, ना कि कोई जासूस। तहखाने की चाबी मेरे पास है और वह बंद रहेगा, समझी? अनन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका मन अब और उत्सुक हो गया था। उसने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगी। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, अनन्या चुपके से शांति देवी के कमरे में गई। उसे पता था कि चाबी शांति देवी के पुराने संदूक में होगी। उसने धीरे से संदूक खोला और चाबी ढूंढ निकाली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने का दरवाजा पुराना और जंग लगा था। चाबी डालते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अनन्या ने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुई। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। वहां पुराने बक्से, किताबें और कुछ तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। एक पुरानी डायरी ने उसका ध्यान खींचा। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि कपूर खानदान की एक पुरानी बहू मालती कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। डायरी में शांति देवी का नाम बार बार आ रहा था। एक पेज पर लिखा था, शांति ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे साथ वही किया जो वह हर उस बहू के साथ करती है जो उसके रास्ते में आती है। अनन्या का शरीर कांपने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वहां शांति देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अनन्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना? माँ जी, ये डायरी मालती कौन थी और आपने क्या किया? मालती मेरी बहन थी अनन्या। वह इस घर की पहली बहू थी, लेकिन उसने इस परिवार की इज्जत को खतरे में डाला। मुझे उसे रोकना पड़ा। रोकना पड़ा? इसका मतलब? बस इतना समझ लो कि इस घर की इज्जत सबसे ऊपर है, और अगर तुम भी मेरे रास्ते में आई तो तुम्हारा हाल भी मालती जैसा होगा। माँ जी, मैं सच सबको बताऊंगी, राहुल को, पुलिस को, सबको। और कौन मानेगा तुम्हारी बात? मेरे बिना ये घर कुछ नहीं। तभी राहुल वहां आ गया। उसने सारी बात सुन ली थी। माँ, ये सच है? आपने मालती चाची के साथ क्या किया? शांति देवी का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल, मैंने सिर्फ परिवार की इज्जत बचाई। इज्जत? ये अपराध है माँ। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। अगले दिन पुलिस ने तहखाने की तलाशी ली। वहां मालती की कुछ चीजें और सबूत मिले जो शांति देवी के खिलाफ थे। शांति देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या ने राहुल का साथ दिया और हवेली को नए सिरे से सजाने का फैसला किया।